साथ है, सही है, बेशक ज़ाहिरी तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं 6 सितंबर के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम चीख उठा कराची। जनाब, कभी आपने सोचा कि 1965 की जंग अब तो कई इसके हवाले से दहाइयाँ बीत चुकी हैं और हमारी एक पूरी एक नस्ल जो है वो जवान होकर अब वो उम्र की तरफ चली गई है जिन्होंने 1965 की वो जंग देखी थी, 6 सितंबर 1965 की। हमने भी किताबों और जो हमारी निसाब की किताबें हैं और मुख्तलिफ आर्टिकल्स और इस तरीके से हमने भी जंग 65 के हवाले से हमने सुना है, जिसका दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें ये पता है कि हमारा बड़ा फ़ख्र का दिन है क्योंकि उस दिन 6 सितंबर 1965 की इस जंग में ये पाकिस्तान की फ़ौज ने बता दिया था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कितनी बड़ी फ़ौज है, हमारे मुट्ठी भर फ़ौज अगर तादाद में कम है लेकिन वो जज्बा शहादत चूँकि लेकर अपना कफन तैयार करके अपनी शहादत का वो तब फ़ौज में आती है, तो लिहाजा कोई आसान हरीफ नहीं है। और ये बताया कि तादाद चाहे कितनी भी हो, जब जंग जीतनी हो तो तादाद से नहीं जीती जाती, जज्बे से जीती जाती है। लेकिन जो एक शहीद के बच्चे हैं, एक शहीद की फैमिली है, एक शहीद की माँ है, शहीद के बहन भाई, उसके बाद आने वाली जो उसकी नस्ल है, उसके भतीजा भतीजी, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से वो कितना फ़ख्र महसूस करते हैं। आज के दिन ही उन कुर्बानियों को याद करने का है और फ़ख्र करने का है अपनी पाक फ़ौज के ऊपर और अपने शहीदों का। तो एक शहीद के घर में आपको लेकर आई हूँ मैं, जिस शहीद के घर में आपको लेकर आई हूँ इनके पूरा ख़ानदान जो है वो पाक फ़ौज को सर्व कर चुका है और इनकी आने वाली नस्ल तैयार हो रही है मज़ीद सर्व करने के लिए। तो अंदर चलते हैं, किस शहीद के पास मैं आपको लेकर जा रही हूँ आपसे चंद सेकंड के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा और आप इनकी फैमिली से मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपके दिल के अंदर किसी किस्म का कोई खुटका आए अपनी सिक्योरिटी को लेकर या अपनी तहफ़्फ़ुज़ को लेकर, तो इस फैमिली को आप ज़रूर याद रखिएगा, इनकी शहादतों को ज़रूर याद रखिएगा। इनका जज्बा सिर्फ देखिए, आप इनका जज्बा ही आपको बताने के लिए काफ़ी है कि आप कितने महफूज हैं पाक फ़ौज के हाथों में। जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकिस्तान में, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली ये वो ख़ित्ता है कि जहाँ पर जो हमारे फ़ौजी जवानों की जो शहादतें हैं वो सिर्फ बॉर्डर पार नहीं हो रही हैं या बॉर्डर के ऊपर सिर्फ नहीं हो रही हैं, बल्कि वो शहादतें आपको अंदरूनी शोरज़दा इलाके जो हैं वहाँ पर भी अमन कायम करते हुए हमारे बहुत से जवानों की जान जा चुकी है, जिनको हम शहीद कहते हैं। आज जिनका दिन मनाया जा रहा है, हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि सन 1965 में जिन हमारे सपूतों ने इस मादरे वतन पे अपनी जान कुर्बान की थी, हमारे जिस तरीके से वो हमारे इस सरज़मीन पाकिस्तान के सर का ताज हैं, इसी तरीके से मुतवातिर वो जो शहादतें आज तक की तारीख में होती चली आ रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, उनमें से एक शहीद उनके घर में मैं मौजूद हूँ। 2007 में डेरा बुगटी में, ये एक दफ़ा फिर से मैं आपको वही बात बता रही हूँ और वही शहादत बता रही हूँ जो अंदरूनी खलफिशार के नतीजे में, यानी सिर्फ एक सिपाही जो है, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ उसका काम बॉर्डर के ऊपर दुश्मन के सामने बरसे पैकार रहकर और फिर उसके साथ मुकाबला करके वो सिर्फ शहीद नहीं हो रहे, बल्कि पाकिस्तान में अंदरूनी मुल्क हमारे जो कुछ ऐसे अनासिर हैं, अगर वो अनासिर अपनी जड़ें पकड़ लें तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान का वजूद ख़त्म करने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अंदरूनी दुश्मन उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। उन दुश्मनों से निपटने के लिए हमारे बहुत से जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं और ये शहादतों का सिलसिला जारी हो सारी। उनमें से एक शहादत सिपाही फैसल की थी। 2007 में डेरा बुगटी में एक कॉन्वॉय निकलता है और डेरा बुगटी उस वक्त एक इंतहाई एक हसास इलाका था और उसमें जिस तरीके से दरअंदाजी हो रही थी और जिस तरीके से वहाँ पर अमन व अमान को लेकर पूरे, इस सिर्फ वो एक नहीं बल्कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे खित्ते जो थे जहाँ पर अगर वो जड़ पकड़ लेते तो इस वक्त मैं और आप आराम से अपने घरों में ना बैठे होते, या फिर हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हुए भी हम लोग आज़ाद ना होते। हम लोग
اس کنڈیشن سے اگر ہمیں کسی نے بچایا ہے تو وہ ہماری پاک فوج ہے، جس میں سے ایک شہید کا نام اور ایک شہید کی فیملی سپاہی فیصل کی ہے، جن کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں۔ آج ایک ایسا دن ہے کہ جب ہمارے لیے اس سے بڑا موقع نہیں ہو سکتا ہے اپنے ان شہیدوں کو یاد کرنے کا۔ فیصل کی والدہ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ایک ایسی ماں جس نے اپنے بیٹے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور آج 2007 میں وہ شہادت ہوتی ہے فیصل کی، آج بھی آپ کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی ہے، اور ذکر جو ہے وہ ابھی بھی آپ کو دل آپ کا جو ہے وہ بھر دے رہا ہے۔ کیا کہیں گی؟ پہلے تو مجھے بتائیے کہ فیصل کی شہادت پہ فخر ہے آپ کو؟ جی بہت زیادہ، ہوں، بہت زیادہ۔ پاکستان میرا بیٹا پاکستان کی خاطر شہید ہو گئے، مجھے بہت فخر ہے اس کے اوپر۔ اچھا، بچہ فوج میں شہید۔ جب بچے کو آپ فوج میں بھیج رہی تھی، فیصل نے جس وقت بتایا آپ کو کہ وہ فوج میں جانا چاہتا ہے، تو اس وقت دل میں کوئی کھٹکا تھا کہ فوج میں جانا ایسا ہی ہے کہ کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی خبر آ سکتی ہے، آپ اس کے لیے تیار تھیں؟ جی میں نے اس کو بولا بھی تھا، بولتا تھا میرے باپ کی یہ خواہش تھی کہ میں فوج میں بڑھتی ہوں تو میں اپنے باپ کی خواہش پوری کروں۔ اور یہ فیصل کی خواہش اپنے والد صاحب کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تھی۔ تو آپ نے ظاہر ہے کہ جس وقت فیصل فوج میں گیا ہے تو تقریباً فیصل صاحب جو تھے وہ تقریباً 2 سال کچھ مہینے یا شاید لگ بھگ 2 سال کا ان کو پیریڈ ہوا تھا۔ 2 سال میں آپ نے محسوس کیا کہ فیصل کے اندر کوئی چینجنگز آ رہی ہیں، وہ شاید شہادت کی طلب اس کے اندر کچھ زیادہ ہو رہی ہے، ایسا ہوا؟ جی بولتا تھا میں شہید ہوں گا، پتنی میں استعفیٰ چاہ رہا ہوں، پتنی میں واپس آؤں گا یا نہیں۔ جب وہ ایسی بات کرتے تھے کہ میں آتا ہوں واپس یا نہیں آتا کچھ پتہ نہیں ہے، تو ایک ماں کا دل گواہی دیتا تھا کہ آئے گا؟ بس میں بولتی تھی کہ اب تم جا کے بڑھتی ہوئے ہوتے، اب تم لوگ جاؤ، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ فیصل صاحب کی جو شہادت ہوئی 2007 میں ہوئی، 2007 سے لے کر اب تک 10 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ان 10 سالوں میں ایک شہید کی ماں نے، ہم ایک شہید کی بات کر رہے ہیں لیکن ایک شہید کی ماں ایک الگ ہی اس کا جو ہے وہ لیول ہے، ایک الگ ہی اس کی جگہ ہے۔ ایک شہید کی ماں نے ان 10 سالوں سے زیادہ کا عرصے میں فیصل کو کیسے یاد کیا؟ ہر وقت میرے دل میں، میری آنکھوں میں ہر وقت مجھے یاد ہے۔ میرے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، لیکن اس کی کمی مجھے محسوس ہی ہوتی ہے۔ چھوٹا بھی تھا نا وہ؟ ایک اس سے چھوٹے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ٹھیک ہے۔ نکاح ہوا تھا کچھ عرصے پہلے فیصل بھائی کا، اور اس کے بعد پھر یہ خبر آتی ہے۔ میں بالکل آپ سے یہ معلوم نہیں، کیونکہ آپ کے آنسو مجھے بتا رہے ہیں، مجھے اگلا سوال جو مجھے کرنا تھا وہ میں نہیں کر پا رہی ہوں اس وجہ سے، کیونکہ میں ایک ماں کے زخموں کو کریدنا نہیں چاہ رہی۔ لیکن جب بھی آپ کسی فیصل کی شہادت کے بعد، جب بھی آپ آئے دن کسی کی شہادت کی آپ خبر سنتی ہیں کہ اتنے سپاہی شہید ہو گئے، مادر وطن پہ قربان ہو گئے، ان کی شہادت ہو گئی، مطلب آئے دن ہمیں کوئی نہ کوئی کسی حوالے سے شہادت کی خبر ملتی ہے، تب آپ کا غم تھوڑا اور وہ جو ہوتا ہے وہ گہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے، آپ ریلیٹ کر جاتی ہیں جیسے میرا بیٹا آج شہید۔ آپ کو ان شہیدوں پہ بھی ایسا، شہادتوں پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا ہی شہید ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ماں جو ہوتی ہے وہ سانجھی ہوتی ہے، ماں یہ میں نے سوال اس وجہ سے کیا، یہ مجھے خصوصی طور پہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ یہ جب کسی شہید کی ماں سے سوال کرنا کبھی موقع ملے کہ ایک بیٹے کی شہادت کے بعد جب دوسرے شہیدوں کی خبر کبھی آئے دن ملتی ہے تو ایک ماں کا کیا غم اس وقت جو ہوتا ہے وہ پھر تازہ ہو جاتا ہے۔ اور میں نے یہ سوال اس وجہ سے کیا، اور ان کی آنکھوں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا جواب۔ ماں جی، جس وقت شہادت کی خبر آئی تو کیا آپ نے اس وقت جو تھا وہ فوری طور پہ یقین کر لیا، یا دل میں کوئی آس تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا زخمی ہو، خبر غلط آ رہی ہو؟ شہادت آئی تو یہ بیٹا میرا گھر میں تھا جو ادھر بیٹھ گیا، اس کو فون آیا، اس نے میرے سے بات چھپا لی، اس نے بولا امی کو نہیں بتا رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر جیسے فون آتے رہے اس کو، اس نے پھر مجھے بتایا کہ امی فیصل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں بس یہ محسوس ہو رہا تھا کہ فیصل نہیں ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہوتا تو وہ
फ़ोन नहीं करते, वो किसी अस्पताल में या इधर उधर भेज देते। बस एक माँ ऐसे की महसूस हो रहा था कि अब माँ ने गवाही दे दी कि नहीं है मेरा नहीं बेटा? है मेरा बेटा नहीं है। बस मेरे अंदर से ऐसी धुएं निकल रहे थे ना, जैसे दिल को किसी ने जलाया है। अरे शहीद की माँ हैं आप, शहीद की माँ हैं, हौसला, शहीद की माँ हैं आप। अच्छा, आज आपके बच्चे आपके सामने, इनमें से 2 बच्चे तो ऐसे हैं कि जो फ़ौज में जाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि हम फ़ौज में जाकर फैसल के नक्शे कदम पे चलेंगे, चाचू के नक्शे कदम पे चलेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, आपके जब घर में कोई खुशी होती है या कोई अहम मौका होता है, उस वक्त अब एक अरसा बीत गया इस शहादत को, तो कितना याद आता है फैसल आपको? बहुत ज़्यादा आते हैं। बस कुछ अच्छा खाना भी पक जाते हैं ना, ये चारों बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो उसकी याद जो है ना हो जाती है। फिर मैं बोलती हूँ अगर वो होता तो वो बीच में आता। अगर कुछ शादी प्रोग्राम भाइयों को किए तो बिल्कुल मैं सादगी से किए, मैंने फिर वो नहीं किया जैसे। यानी अगर फैसल अगर जिंदा होते तो शायद धूम धड़ाके से आप करती, लेकिन उनके जाने के बाद आपने बहुत नहीं, कुछ भी नहीं किया। फिर सादगी से आपने सबकी शादी भाइयों ने भी ऐसी शादी सादगी से की है। फिर उसके बाद सर मैं आपसे बात करना चाहूँगी, माइक दे दीजिए उनको। सर ज़ाहिर है कि एक माँ जो है वो तो खैर उसकी तो आंखें खुश्की नहीं हो रही। आज इतने साल बीत गए शहादत को फैसल के, और फिर भी वो अभी भी सवाल जो है वो मैंने बड़ा सोच समझ के किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी सर, फैसल साहब की जिस दिन शहादत हुई है, हमारा वो शहीद डेरा बुगटी, अच्छा अब आम लोगों के जहन में ये आता है कि भाई बॉर्डर या फिर सियाचिन या फिर इस तरह के जो बॉर्डर्स होते हैं या ऐसे जो जंगी जो स्पॉट्स होते हैं तो वो होते हैं सही मानों में ख़तरनाक। क्या आपको लगता है कि फैसल को इस बात की थोड़ी सी भनक थी या फिर अंदाज़ा था कि डेरा बुगटी भी जो है वो कोई आसान जगह नहीं है, बहुत ख़तरनाक जगह है, किसी वक्त यहाँ से भी कोई ख़बर आ सकती है? तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे पहले? मैम जब ये फैसल के साथ ये वकूआ हुआ तकरीबन सुबह 8 बजे का टाइम था, मैं अपने ऑफिस जा रहा था कि रास्ते में उसका मुझे फ़ोन आया कि भाई कि आज मैं अपने कॉन्वॉय पे निकला हूँ। तकरीबन हमसे उसका तकरीबन दो ढाई महीने बाद रब्ता हुआ था, क्योंकि उनकी जो स्पॉट थी जो उस जगह पे जो है सिग्नल वगैरह का इशू था, तो हमसे उसका रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो उसने मुझे अपनी तमाम डिटेल दी, यार भाई अपने ये नंबर नोट कर लें, मेरे दोस्त का नंबर है, मेरे पिछले 3-4 महीने की सैलरी इसके पास है, आपको वो आप उसको फ़ोन करेंगे या अपना कोई नंबर इजी पैसा वगैरह दे देंगे तो आपको वो सेंड कर देगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोला भाई इस बार मैं जा रहा हूँ, इस बार मैं आऊँगा तो फिर दोबारा नहीं जाऊँगा, बस ये मेरा आखिरी बार है ना। तो मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बोला मैंने छुट्टी ले ली है, बस इस बार मैं आऊँगा तो बस पक्का आऊँगा, फिर नहीं जाऊँगा। अच्छा, यानी कि उसके दिल में था कि ये मेरा आखिरी है। मतलब उन्होंने इशारों कराइयों में आपको अपने खदशे से आगाह कर दिया था कि इशारा ही था हमारे लिए कि हमें तो नहीं समझ आ रही, मैं तो ये समझा वो छुट्टी पे आ रहा है। हाँ, उसने कहा भाई इस बार मैं आऊँगा, परमानेंटली आऊँगा, फिर दोबारा नहीं जाऊँगा। यानी कि मेरा इस दफ़ा आएगा तो जब से खाकी आएगा जो वापस कभी भी नहीं जाएगा। तो बड़ा भाई जो होता है वो हम कहते हैं कि बड़ा भाई जो होता है वो बाप की जगह पे होता है, और वही फीलिंग होती है छोटे बहन भाइयों के लिए कि जैसे कि एक बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए होती है। तो एक माँ के दिल में तो पहले गवाही दे दी थी कि जब कहा गया कि भाई ज़ख्मी है, एक्सीडेंट हुआ है, इनको ख़बर के लिए तैयार करने का, लेकिन इन्होंने कह दिया कि मेरा दिल गवाही देता है कि मेरा बच्चा नहीं है। एक भाई के बड़े भाई के दिल ने भी ये गवाही दी थी या आपको भी यकीन आने में थोड़ा वक्त लगा था? मैम मैं उस दिन बस ये आप कह सकती हैं कि इत्तेफाक था कि मेरे पास जो मोबाइल था वो मैंने एक दिन पहले ही किसी से सेल आउट कर लिया था। अच्छा, उस दिन हमारी सैलरी का दिन था, तो मेरी सुबह उससे जो बात हुई है वो आखिरी बात थी। अच्छा, मेरी बात हुई उससे और मैंने मोबाइल अपना सेल आउट कर दिया, सिम निकाल के अपनी जेब में डाल दी मैंने। बस वो दिन मुझ पर इतना भारी था कि वो दिन गुजर नहीं रहा था। हालांकि उस दिन मैं शाम को 5 बजे घर पे आ गया। अमूमन मैं रात को 11 बजे से पहले घर पे नहीं आता था, यानी कि 5-6 बजे छुट्टी हो जाती थी, 5-6 घंटे हम ओवर टाइम लगाते थे। और मेरे साथ कुलीग्स कह रहे थे भाई क्या हो गया, तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा यार मेरा दिल नहीं कर रहा आज, बस मैं जा रहा हूँ। जैसे ही मैं अपने घर पे आता हूँ तो देखता हूँ कि तमाम पूरा अहले मोहल्ला, पूरा हमारा ख़ानदान, पूरा हमारे घर में जमा है, मुझे ही नहीं पता।
کہ یہ میرے لیے ایک بیڈ لک تھی کہ میری والدہ, میری بہنیں, میرے بھائی وغیرہ سارے پریشان, بالکل وہ مجھے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا موبائل آف جا رہا ہے, صحیح مجھ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ان کا. جب میں شام کو 5 بجے گیا تو مجھے پتہ چلا, میں نے کہا نہیں یار کیسے ہو سکتا ہے, میری اس سے بات ہوئی آج. تو امی نے کہا مجھ سے ہی بات ہوئی ہے, بہن نے کہا مجھ سے ہی بات ہوئی ہے, دوسرا بھائی کہہ رہا مجھ سے ہی بات ہوئی ہے. حتیٰ کہ اس اپنے محلے کی 2-3 دوست تھے, اور یا آپ اس سے کہہ سکتے ہیں حسین اتفاق کہہ سکتی ہیں کہ ان تینوں کا نام بھی فیصل ہی تھا. کچھ 3 دوست تھے, تینوں کا نام فیصل تھا, اور اس کی سب سے بات ہوئی. اتنا اسٹرانگ انڈیکیشن ان کو ملا تھا. اب یہ کہہ سکتی ہیں کیونکہ ایک وہ بھی ترسا ہوا تھا, سب سے بات نہیں ہو پائی, 2-2.5 مہینے کسی سے بات نہیں ہو پائی. جب اس نے آج بولا کہ چلو آج گولڈن چانس ہے, آج نکلا ہوں تو موقع ہے بات کر لوں, پھر دوبارہ نصیب ہو نہ ہو. اس نے بھی وہ تمام سے بات کی, جن جن سے میری اس دن ملاقات ہوئی, سب نے کہا یار کیسے ہو سکتا ہے, آج مجھ سے بات ہوئی ہے, آج فلاں ٹائم پہ مجھ سے بات ہوئی ہے, فلاں ٹائم پہ. یعنی کہ پوری فیملی سے اس نے بات کی. سسٹر سے بات, سسٹر ہماری ایک دوسری شاہ فیصل میں ان کی شادی ہوئی ہے, وہاں اس نے فون کیا, ان سے بات کی. پھر دوسرے دوستوں سے بات کی. سر اس سے پہلے کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ فیصل نے یکمشت تمام بہن بھائیوں اپنے دوستوں کو ایک ساتھ ہی کبھی اس طرح کال کی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا, فرسٹ ٹائم تھا. اور یہ ہمارے لیے ایک شوکنگ تھا, کیونکہ جب میں گھر پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ پوری دنیا اکٹھی ہے, اور ساری امی کو میں نے پوچھا, امی نے کہا بھائی فیصل کو گولی لگ گئی ہے. میں نے کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ آرمی کے ایک رول ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹلی انفارم نہیں کرتے کہ بھائی آپ کا بچہ شہید ہو گیا, وہ وقفے سے کہ 2 تاکہ وہ پریپیئر کر دیں, اپنے آپ ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں رات کو جو میرے کزن ہوتے ہیں پنو عقل میں, تو جب میں نے ان سے بات کی تو بولا یار کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ, میں کنفرم کر کے بتاتا ہوں. تقریباً رات کو 11-11:30 بجے ہمیں کنفرم ہوا کہ ہاں بھائی فیصل شہید ہو گیا. اور صبح تقریباً 8-9 بجے تک وہ اس کی باڈی کو ایٹ دا اسپاٹ ہوا تھا, کیونکہ بلاسٹ تھا تو پورا بلاسٹ ہوا, اور اس کی جو انجریز تھی وہ سر میں آئی تھی اس کی, صحیح. باقی باڈی وغیرہ بالکل ٹھیک تھی, صرف چہرے کے اوپر جو ہے تھوڑے سے وہ چھروں کے نشان تھے, جو بم کے جو اندر ہوتے ہیں چھرے, اور سر کے اوپر جو ہے اس کو اندرونی چوٹ تھی. یہ نہیں کہ لائے کہ یہ سمجھ لیں کہ اب کوما میں چلا گیا یا اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی دوبارہ, یہ نہیں کہ پھر وہ بات نہیں کر پایا, اور بس وہی آخری تھا اس کا. اور اتفاق کی بات یہ ہے جس گاڑی میں بلاسٹ ہوا وہ گاڑی اس کی نہیں تھی, وہ گاڑی جو ان سے آگے والے تھے ان کی تھی, جس میں اس پچھلی والی گاڑی میں یہ تھا. تو یہ آپس میں انہوں نے چینج کی ہے, ایک بندہ پیچھے آیا اور یہ آگے چلا گیا, بھاگتے ہوئے چلا گیا. یہ گاڑی میں جیسے ہی چڑھا بم بلاسٹ ہوا. مطلب شہادت نے سلیکٹ کیا تھا فیصل کو. فیصل جو تھے وہ دوسری گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جو پچھلی گاڑیاں تھیں وہ بچ گئے, جو اس کی پوزیشن میں بندہ آیا وہ بچ گیا. جن کی پوزیشن میں یہ گیا وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں اس میں تقریباً, یعنی واقعی میں چنا پھر شہادت نے, یہی والی بات ہوئی نا. ہم یہ سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف پلیٹ فارم پہ اگر میں نے کوئی ایسا پروگرام کیا ہے 6 ستمبر کو, چاہے وہ لائیو پروگرام ہو یا کوئی ایسا ایونٹ ہو, تب جب بھی میری ایسے لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ جن کا تعلق جو ہے وہ فوج سے ہوتا ہے, یا پھر کوئی ایسی فیملی ہوتی ہے کہ جو کہ شہید کے گھرانے کی ہوتی ہے, تو اکثر و بیشتر یہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ پاک اتنا بے نیاز ہے کہ وہ ایسی گھر والوں کو جو جس میں ایسی شہادت ہوئی ہوتی ہے تو اس کو خاص اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کوئی خاص صبر دیتا ہے جس سے ان کو تھوڑا سا اثر. اچھا, اس کے بعد آپ نے حج بھی کیا, آپ نے بھی پھر وہ صبر محسوس کیا؟ ٹھیک ہے سر, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ماشاء اللہ بچے جو ہے وہ ایک نئی پوت جو ہے وہ جوان ہو رہی ہے, ابھی یہ پتہ بھی نہیں چلے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ بچوں کو زندگی دے, کچھ سالوں بعد جو ہیں یہ تناور ایک درخت بننے کی تیاری کر رہے ہوں گے. کیا ان میں سے اپنے بیٹوں کو اس شہادت کے بعد بھی, جبکہ آپ کے گھر سے بھی ایک شہادت ابھی فیصل کی ہوئی ہے, تو آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ آپ اپنے ان بچوں کو فوج میں بھیجیں, جبکہ پتہ ہے کہ کبھی وہ خدا نخواستہ کوئی ایسی خبر آپ کو پھر سے سننے کو مل سکتی ہے؟ میم موت تو ہر حال میں آنی ہے, وہ تو برحق ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ کی طرف سے اگر شہادت کی موت کسی کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی تو کوئی سعادت کی باتیں نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے, جس کی خواہش ہمارے انبیاء نے, صحابہ نے اور تمام ہمارے اکابرین نے کی ہے. صحیح ہے, تو نصیبوں والوں کو ملتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ایسے ہیں کہ جو اپنی اپنی پوری سروس گزار دیتے ہیں لیکن ان کو نصیب نہیں ہوتی شہادت کی موت, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو
भर्ती होते साथ ही 6 महीने के अंदर अंदर साल 2 साल में अल्लाह उनको कबूल कर लेता है। को 2 साल तकरीबन हो चुके थे, तो लगभग कोई मेरे ख्याल में कि 20 साल के हमारे यहाँ पे जो नौजवान होते हैं अपने घरों में, उनकी वालदा या उनके वालिद या उनके बड़े बहन भाई उनको रात को ज़्यादा देर से आने से भी मना करते हैं कि भाई हालात ऐसे हैं, खुदा न खास्ता तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए, नहीं ये ना करो, खुद अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, अभी इसको जो है वो हम इतना बड़ा ख़तरा मोल नहीं रह सकते। हज़ार जगहों पे उनको रोक टोक की जाती है कि किसी तरीके से उन पर कोई आँच ना आए। ये वो उम्र होती है, क्योंकि एक खड़ी फसल होती है, एक तैयार फसल होती है माँ बाप की, एक पूरी पूंजी होती है ज़िंदगी की। और आप ये सोचिए कि किसी माँ का या किसी बाप का, किसी भाई का या बहन का हौसला कैसा होता होगा कि वो अपने हाथों से अपने उस भाई को इस उम्र में ये देखिए, ये अभी 2 साल इनको हो गए थे, इसमें तो इससे छोटी उम्र में वो गए थे, तो उनको अपने हाथों से और अपनी मर्ज़ी से भेज रहे हैं फ़ौज में। पता है कभी भी कोई बम गिर सकता है, उसके ऊपर कोई खुदा ना खास्ता उस पर गोली चल सकती है। और हमारे यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली कि इतने ज़्यादा बुरे हालात एक वक्त में पाकिस्तान ने देखे हैं, जिस वक्त में इन्होंने शहादत हासिल की थी, ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन अमन-ओ-अमान के हवाले से ये दौर था। कब आप बाहर निकलते थे, कब कहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाता था, ये 2007 की हम आप कैसे भूल सकते हैं। ये हमारी फ़ौज की ही कुर्बानियाँ थी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की कुर्बानियाँ थी कि जो आज आपको वो बम ब्लास्ट, वो गोली चलने के वाक़यात, ख़ास तौर पे बम ब्लास्ट के, ये वो वाक़यात थे कि कोई शायद दिन ऐसा नहीं जाता था कि पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर, पाकिस्तान के किसी ऐसे दुरुफ्तादा इलाके में रोज़ाना ये बुनियाद पर ये एक या एक से ज़्यादा बम धमाके ना होते हो। ये वो दौर था। ऐसे में अपने बच्चे को फ़ौज के हवाले करना और शहीद होने के लिए भेजना, आप यकीन मानिए ये कोई इतनी आसान जो है वो, ये इतना आसान कोई डिसीजन नहीं है, या इतना आसान नहीं है कि अपने दिल के टुकड़े को इस तरीके से भेजा जाए। मानिए एहसान उन तमाम तर शहीदों का जो मादरे वतन पे कुर्बान हुए। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। हमारे साथ है, सही है, बेशक ज़ाहिरी तौर ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैंने जैसे कि आपको कहा कि जब पूरी फैमिली के अंदर जब एक शहीद होता है ना, तो फिर जो आने वाली, जो उसके आने के बाद, उसके इस दुनिया से जाने के बाद जो आ रही होती है ना नस्ल, जिसने शायद अपने कभी उस शहीद को ख़ुद अपनी ज़िंदगी के अंदर उन बच्चों ने देखा भी ना हो, लेकिन उनकी शहादत का फ़ख्र ऐसा होता है कि वो बच्चे जिन्होंने अपने उन शहीदों को कभी देखा नहीं होता, जिनसे उनका खून का रिश्ता होता है, वो बच्चे खुद ब खुद ही उनकी तरफ राग़िब होना शुरू हो जाते हैं, फ़ौज की तरफ राग़िब होना शुरू होते हैं, जज्बा शहादत उनमें खुद ब खुद ही उनमें आना शुरू हो जाता है। अब फैसल के उनकी इस शहादत के बाद ये बहुत मतलब काफ़ी सालों बाद ये बच्चा इस दुनिया में आया है, उन्हीं का खून है, और इनका नाम इनकी वालदा ने अपने उसी शहीद फैसल के नाम पर रखा है। इनका नाम भी फैसल ही रखा गया है। फैसल, अब मैंने सुना है कि आपका नाम जो है, अच्छा पहले मुझे ये बताएं, ये किन की तस्वीर है, पहचानते हो इन्हें? फैसल चाचू। फैसल चाचू, तो फैसल चाचू तो आपके पैदा होने से पहले ही शहीद हो गए थे, तो आपको इनके बारे में किसने बताया? अम्मी ने। अम्मी ने बताया।
अच्छा, तो कभी इनको देखते हो और पता चलता है कि भाई ये शहीद हुए मादरे वतन पे, हमारे पाकिस्तान की मिट्टी के ऊपर ये शहीद हुए, तो कभी ऐसा होता है कि इनको आपने देखा तो इनसे कभी मिले तो नहीं, इनसे कभी ज़ाहिर है कि आप तो बहुत बाद में आए हो, तो मुझे ये बताओ कि फ़ख्र कितना होता है आपको कि ये हमारे चाचू है, शहीद हुए थे पाकिस्तान पर, फ़ख्र होता है? जी। अच्छा, मैंने सुना है कि फैसल, आप ना सिर्फ आपका नाम फैसल है बल्कि आप ख़ुद भी सुना है कि आर्मी में जाना चाहते हो। यस। आप दोनों आर्मी में जाना चाहते हो? तो जो आपकी ज़रिए कि आपने देखा होगा कि आपकी अम्मी ने जिस तरीके से इनके बारे में बताया, आपके अब्बू ने भी बताया, तो मुझे ये बताओ कि कभी अम्मी तो नहीं वो कहेंगी कि नहीं नहीं हमारे ख़ानदान में तो एक फैसल जो है वो पहले शहीद हो चुके हैं, तो मैं तो अपने बेटे को नहीं भेजूँगी, या वो तैयार हैं आपको भेजने के लिए? तैयार है भेजने के लिए? जाओगे? और ऐसे ही जिस तरीके से इन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया, इसी तरीके से करोगे? जी। दुश्मन का इसी तरीके से मुकाबला करोगे? तो उसके बाद इंशाल्लाह ये हाफिज़ कुरान बनने के बाद ये फिर आर्मी भी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, यानी आपके यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार है कि हमने आर्मी ज्वाइन करनी है? आर्मी भी ज्वाइन करनी है, हाँ, और दीन की भी खिदमत करनी है। ठीक है। यानी कि हाफिज़ कुरान बनने के बाद फिर इनको हमने दूसरी चॉइस दी है, फिर आपने उस तरफ आना है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि फैसल की शहादत के बाद, जैसे कि मैंने आपकी वालदा से भी ये सवाल किया कि खुशी के मौके के ऊपर या कोई भी अहम मौका होता है, उसमें तो ज़ाहिर है कि आपको अपने घर का वो फ़र्द बहुत याद आता है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन और फैसल की तो उम्र भी ऐसी थी, लेकिन अब मैं अगर आपसे ये मालूम करूँ कि वैसे ही सिर्फ ऐसे मौके नहीं, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मराहिल आ जाते हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी कुछ ऐसे मामलात होते हैं, आपको फैसल की कमी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे महसूस हुई है? मैम, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फैसल की कमी ऐसी कमी है कि जो जब तक हम जिंदा हैं इस कमी का कोई इजाला नहीं है, क्योंकि ये एक माँ के लिए, भाइयों के लिए, बहन के लिए, इससे बड़ा हमारे लिए तो और कुछ है ही नहीं। इस कमी को हम अगर आप लफ्ज़ों में बयान करूँ तो आप कर ही नहीं सकता कि कहाँ कहाँ कमी, क्योंकि हर गम, हर खुशी, हर जगह पे जो है ना, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई खुशी है, कोई गम है और फैसल का तज़किरा ना हो, उसके बगैर कोई इस तरह हो जाए। अच्छा, मैंने देखा है कि आपके घर की ख़वातीन बापर्दा हैं, बच्चियाँ बापर्दा हैं, मुझे ये बताइएगा कि एक भाई जो है वो अपने भाई के लिए जो एहसास रखता है उससे कई गुना ज़्यादा हसासियत बहन के जज्बात में होती है। तो फैसल की ज़ाहिर कि मैं उनसे बात इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी हदूद क़यूद हैं कुछ। मुझे ये बताइए कि जो फैसल की जो बहनें हैं, एक ही बहन जो उनकी है, वो उनकी ज़िंदगी के अंदर फ़ैसल की, पहले तो मुझे बताइए कि उनके लिए फ़ैसल की शहादत कितना बड़ा एक सदमा था, और आज तक कि इस वक्त में, गुज़रते वक्त के साथ साथ उनको कहाँ पे फैसल जो है आपको लगता है कि शायद वो कमी पूरी हुई है या नहीं हुई है? ये हमारे तमाम बहन भाइयों में जो था, फैसल जो है ना, सबसे एक मुनफरिद शख्सियत का मालिक था। यानी कि एक घुल मिलने वाला, प्यार करने वाला, हसासियत में, जज्बात में, हर लिहाज से जो है ना, ये सबसे डिफरेंट था। और इसकी हर एक के साथ, यानी कि मैं बड़ा था तो मुझसे उसका एक डिफरेंस था, लेकिन उसके बावजूद हमारी आपस में बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग थी। वो दूसरे भाई थे, कोई छोटा था या उससे जो बिल्कुल जो साथ वाला था, तो यानी कि बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी और हर जगह पे वो रिगार्ड करता था सबकी। तो बहन भी जो है उसकी वजह से इतना हुई कि आज वो डिप्रेशन की एक किस्म की मरीज़ हो गई है फैसल की शहादत के बाद। जी जी। तो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह ये हो, मतलब आज तक की तारीख में उन्होंने फैसल साहब की जो शहादत थी उसको, मतलब उसको भुला नहीं सकी उस शहादत को। मैम कैसे बुला सकते हैं? चलिए, अच्छा, मुझे अब जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना, वो है दरअसल इस प्रोग्राम का जो एसेंस है ना, वो समझे ये सवाल है। मुझे ये बताइएगा कि पाक फ़ौज, पाक आर्मी, जिससे मुंसलिक थे आपके भाई फैसल, और इसी में रहते हुए इन्होंने शहादत का दर्जा हासिल किया, ये बताइए कि पाक फ़ौज अपने शहीदों के शहीद होने के बाद आपके लिए कितना बड़ा सहारा बनती है? पाक फ़ौज ने हमेशा जो है फैसल की जो शहादत के बाद हमारा जो है ना, हर किस्म का जहाँ में कोई प्रॉब्लम हुई, हमें उन्होंने
सपोर्ट की है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भूल गए हो। नहीं, ऐसा नहीं भूल ठीक गया है। हूँ। कोई गमी हो, कोई खुशी हो, कोई ईद का त्यौहार हो या इस तरह का कोई इवेंट होते हैं जैसे 6 सितंबर हो गया या 14 अगस्त हो गया, तो हमें हर इवेंट में हमें याद रखते हैं। वो अलग बात है कि हमारी जाने की इस्तात हो, पहुँच हो या ना हो, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी जो आज आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है कि आज हमारे घर में उन्हीं की तुफैल मौजूद हैं, तो वो हमें हर हाल में याद रखते हैं। तो यही वजह है कि पाक फ़ौज के साथ हमारा एक रिश्ता है जो इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान कायम है तो हमारा उनके साथ ये रिश्ता कायम रहेगा, शायद यही एतमाद किसी है न किसी सूरत, किसी न किसी शक्ल में। यही शायद पाकिस्तानी फ़ौज पे आपका एतमाद है कि आज आप अपने नई नस्ल को भी आप तैयार कर रहे हैं फ़ौज में जाने के लिए, उनको भेजने के लिए आप उनको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे मैं चीज़ नोट कर रही थी और मैं काफ़ी देर से मैं महसूस कर रही थी कि आपकी वालदा के तो फिर भी एहसासात आंसुओं के ज़रिए वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप फैसल के ज़िक्र के ऊपर बहुत अपने आप को जो है ना वो जैसे कहते हैं ज़ब्त आपने किया होता है, और मैं अभी भी देख रही हूँ कि उनके ज़िक्र के ऊपर आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपकी नमी आंखों की बता रही है। तो ये बताइएगा कि अगर फैसल आज ज़िंदा होते, फ़र्ज़ करें, और ये शहादत उनकी ना हुई होती, तो क्या तब भी शायद आपके लिए हालात और वो फ़ख्र का मकाम ऐसा का ऐसा ही रहता जो उनकी शहादत की वजह से आपको मिला है, या फिर शायद हालात जो थे वो थोड़े से मुख्तलिफ होते? आपने कभी सोचा कि अगर आज मेरा फैसल ज़िंदा होता तो आज कितने तकरीबन सालों के हो जाते फैसल को? कितने साल के तकरीबन हो जाते? आज माशाल्लाह वो 37-38 साल के होते हैं। 37-38 साल के हो जाते। तो कभी ये सोचा कि अगर ये शहादत फ़र्ज़ करो कि मेरे फैसल की अगर ना होती तो मेरे साथ ही खड़ा होता, मेरे साथ ही उसमें होता? अब देखें ना कि शहीद तो ज़िंदा है ना हर हाल में। हाँ, सही है, तो आप उसको तो कह ही नहीं सकते कि वो मुर्दा है। हाँ, वो तो ज़िंदा है, हर हाल में हमारे साथ है, ज़िंदा है, हमारे साथ है। सही है, बेशक ज़ाहिरी तौर पर सर मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि आपका वो ज़ब्त जो आप काफ़ी देर से बांध के बैठे हुए थे कि आपके आंसू ना निकले, लेकिन आई एम सॉरी, वो एक सवाल की वजह से आपका ज़ब्त वो टूट गया। मैं कतई तौर पे मेरा मकसद ये नहीं था। और देखिए सर, वो एक शहीद है, और मेरे ख्याल है कि एक जो शहीद का जो भाई और माँ है, मेरे ख्याल में कि वो आम लोगों से ज़्यादा उनका हौसला होना चाहिए। मैं आपसे कहूँगी कि फ़ख्र कीजिए कि आपके घर से एक शहादत हुई है, आपके भाई की शहादत हुई है, आपके बेटे की शहादत हुई है। सर, ये सवाल करने का मकसद ये था कि होता है कि भाई एक थोड़ा सा दिल में कलक रह जाता है किसी के जाने के बाद, जो एक जगह बनती है, कोई भी चला जाए इस दुनिया से, स्पेस जो एक बनती है, तो वो स्पेस जो होती है ना, वो बाज़ दफ़ा बड़ी खल रही होती है। तो कभी होता है कि यार काश वो ज़िंदा होता, ये लेकिन आपने कहा कि वो तो ज़िंदा है, हम चले जाएंगे, वो ज़िंदा है। मैं यही सुनना चाहती थी आपसे। सर, अब मुझे ये बताइएगा कि अब फैसल जो है उनकी, जिस तरह से आपने बताया कि उनकी जो बहन है वो फैसल के जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद वो बाकायदा तौर पे हाइपरटेंशन की जो है वो पेशेंट बन गई, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुझे ये बताइए कि पूरे घर में से फैसल की आज तक की तारीख़ में फैसल की शहादत के बाद सबसे ज़्यादा असर आपके किस घर के मेंबर पे हुआ है? सबसे ज़्यादा जो है वालदा पे। वालदा पे। आज ज़ाहिर माँ है ना, इसमें तो कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा दुख ही वालदा का है। अच्छा, तो हम लोग तो अपनी दुनियादारी में, अपने हर चीज़ में कहीं ना कहीं मगन हो जाते हैं, कभी ना कभी भूल भी सकते हैं शायद, लेकिन वालदा के लिए तो ऐसा है कि वो उठते बैठते, चलते फिरते, नमाज़ पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए हर वक्त याद, तो ये कहना मुश्किल है कि हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वालदा जो है माशाल्लाह हर वक्त उनको याद रखती हैं, हर हाल में याद रखती हैं। कभी ख्वाब में आते हैं मुझे, कभी आपके फैसल शहादत के बाद कभी? एक मिनट है। शुरू में आए थे, बोलते थे अम्मी वो आपने कुछ और देख ले, मैं नहीं हूँ, मैं तो सही हूँ। आपको ख्वाब में आके बता के गए? हाँ, मैं बताया। शुरू में बहुत वो होती थी ना, क्योंकि बोला आप रोया नहीं करो, मैं जिंदा हूँ, मैं तो नहीं हूँ, जो तो आपने देखे वो मैं नहीं था, वो कोई और था, तो मैं सही सलामत हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं इतने रोना कम कर दिया ना अपना, जैसे मुझे रोना आता था तो मैं बोलती
शुक्र है अल्लाह का, ये शहीद हो गया। मैं अपनी रोती हूँ बस, अल्लाह को यही मंजूर था। आप सिर्फ उस वक्त रोती हैं जिस वक्त फैसल का जिक्र छिड़ता है, या फिर आप उस वक्त रोती हैं कि जिस वक्त आप किसी और शहीद की खबर सुनती हैं? उस वक्त भी रोती हैं। फिर अपनी फ़ौज की कुर्बानियों को कभी मत भूलिएगा, याद रखिए। जिस दिन हमने अपनी उन फ़ौज के उन जवानों की, उन शहीदों की कहानी को भूलना शुरू किया, आप यकीन करें कि हम शहीद के खून के साथ हम दगा करना शुरू कर देंगे। उस दिन यकीन मानिए कि पूरी दुनिया हम पे झपट पड़ेगी। आज भी अगर पूरी दुनिया झपट के भी हमें कुछ हमें हमारा बाल बाका नहीं कर पा रही है, हमारा झंडा अभी भी लहरा रहा है, हम अभी भी एक आज़ाद मुल्क कहलाते हैं, दुनिया में एक आज़ाद मुल्क के तौर पे हम नक्शे के ऊपर मौजूद हैं, तो यकीन मानिए कि ये इन्हीं शहीदों के खून का समर है और यही पाक फ़ौज है। इनसे कभी खुदा के लिए इन शहीदों के खून के ऊपर कभी भी कोई सवाल मत उठाइएगा, इनके लिए किसी किस्म का कोई दिल में ऐसा ग्रज मत रखिएगा। ज़िंदगी है, आनी जानी है, आपने और मैंने इस दुनिया से चले जाना है। ज़िंदा रहना है तो सिर्फ एक शहीद ने ज़िंदा रहना है, जैसा कि एक ये शहीद जिनकी फैमिली के पास मैं आपको लेकर आई। हाँ, आंसू हैं, बिल्कुल है, माँ रो रही है। आज 2007 से लेकर अब तक इतने साल हो गए, भाई रो रहे हैं, आज भी उनका जिक्र सुन के रो रहे हैं, बहन भाई सब याद कर रहे हैं। खुदा के लिए जब आप कोई भी ऐसी अपने जहन के अंदर किसी किस्म का ऐसा मफरूज़ा बनाएं तो इन घर वालों को ज़रूर याद रखिएगा कि जिन्होंने अपने जवान बेटों को इस मादरे वतन पर, इस मिट्टी पर कुर्बान किया है। 6 सितंबर हमारा फ़ख्र का दिन है और फ़ख्र का दिन रहेगा। हमारी पिछली नस्लों के लिए फ़ख्र का मकाम था, हमारी दरमियानी नस्ल के लिए फ़ख्र का मकाम, और अब हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ख्र का मकाम, फ़ख्र का दिन होगा। जंग 1965, 6 सितंबर, इस डेट को कभी भूलिएगा मत, और इसको इसी तरीके से हमेशा सेलिब्रेट अपनी नई नस्ल के साथ भी कीजिएगा जैसा कि हमारे पिछली नस्ल ने हमारे साथ उसको सेलिब्रेट किया। यही इस शहीद के और इसी तरीके से हमारी पाक फ़ौज का हक बनता है। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे, खुसूसी प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।